एक घटना जो पूरे मध्य पूर्व को बदल देगी। सीएनएन ने मसौदा दस्तावेजों और वार्ताओं से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसे समझौते पर सहमति जताई है जिससे सऊदी अरब को अपने देश में यूरेनियम समृद्ध करने की अनुमति मिल जाएगी। मूल कारण ये था कि अमेरिका ने ईरान को जिस काम से रोका उसी से बड़ी जंग छिड़ गई। दस्तावेज तैयार है, सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाकी हैं। यानी औपचारिक रूप से बात यह नहीं है कि अमेरिका सऊदी अरब को तैयार परमाणु बम देगा या उन्हें बनाने की इजाजत देगा। बात यूरेनियम संवर्धन की अनुमति की है, यानी उस तकनीक की जो शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए भी जरूरी है और अगर चाहें तो परमाणु हथियार बनाने के लिए भी। यही वही मोड़ है जिसे पूरी दुनिया सालों से नई देशों के लिए, सबसे पहले ईरान के लिए बंद करने की कोशिश कर रही थी। और यही वजह है कि ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने साझेदारों को अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ था। सऊदी अरब शायद पहला अपवाद बन सकता है। और यूरेनियम संवर्धन असल में वह चाबी है जो शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम दोनों के दरवाजे खोलती है। यानी जो यूरेनियम संवर्धन पर काबू रखता है वो परमाणु हथियार हासिल करने से बस एक कदम दूर है। इस एपिसोड में मैं सब कुछ क्रम से समझाऊंगा। ये सौदा क्या है, इसके लिए इतने सालों तक कैसे कोशिशें की गईं, असल में इसमें इजराइल क्यों शामिल है और ये पश्चिम एशिया में ताकतों के संतुलन को कैसे बदल देगा, और ईरान इसका क्या जवाब देगा जिसकी परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका इस वक्त सीधी जंग लड़ रहा है। मेरा नाम अलेक्से पेची है। आइए इस विषय को समझते हैं। शुरू करने से पहले कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, खासकर अगर आप खुद चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले हम शब्दों को समझ लेते हैं, क्योंकि इनके बिना पूरी कहानी में उलझन हो सकती है। तो एक चीज है जिसे समझौता 123 कहा जाता है। नाम थोड़ा उबाऊ है लेकिन इसका मतलब बहुत अहम है। ये 1954 के अमेरिकी परमाणु ऊर्जा कानून की धारा 123 है। यही नियम अमेरिका व अन्य देशों के शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग को नियंत्रित करता है। अगर अमेरिका किसी देश को परमाणु तकनीक सामग्री देना चाहता है या परमाणु बिजली घर बनाने में मदद करना चाहता है तो उसे उस देश के साथ ऐसा 123 समझौता करना अनिवार्य है। यानी इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन समझौतों में हमेशा ये शर्त रही है कि अमेरिका अपने साझेदार से उसकी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन और प्लूटोनियम पुनः प्रसंस्करण छोड़ने की मांग करता है। इसे परमाणु हथियारों के अप्रसार का स्वर्ण मानक कहा जाता था। यानी यह तर्क बहुत सीधा है। अगर आप खुद यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकते तो आप कभी भी चुपके से बम नहीं बना पाएंगे और आप परमाणु बिजली घरों के लिए ईंधन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में IAEA की निगरानी में खरीदेंगे। सीधे कहें तो आपके पास परमाणु संयंत्र और तकनीक है, लेकिन यूरेनियम आप खरीदते हैं, उसे संवर्धित नहीं कर सकते और इस्तेमाल किया हुआ ईंधन भी उन्हीं को लौटाते हैं। और ठीक इन्हीं शर्तों पर 2009 में ऐसा 123 समझौता उदाहरण के लिए पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया था। यानी दोनों ने यूरेनियम संवर्धन न करने का वादा किया और यहीं पर बदलाव आया। मतलब CNN के अनुसार सऊदी अरब के साथ ये सौदा इस स्वर्ण मानक को तोड़ता है। ड्राफ्ट के मुताबिक उन्हें अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण तंत्रों को दरकिनार करता है जो परमाणु हथियारों के वैश्विक फैलाव को रोकने के लिए बने थे। औपचारिक रूप से यह सौदा 2 हिस्सों में बटा है। वही 123 समझौता शांतिपूर्ण सहयोग के लिए और साथ में परमाणु सुरक्षा उपायों पर अनिवार्य समझौता यानी निरीक्षण के बारे में। लेकिन मुख्य बात यह है कि सऊदियों को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दी जा रही है और यही सबसे खतरनाक तकनीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर सटीक कहें तो 123 समझौता अपने आप में परमाणु हथियार रखने की अंतिम अनुमति नहीं है। यहाँ ताकि कोई भ्रम ना हो, यह एक बुनियादी कानूनी ढांचा है जो अमेरिकी कंपनियों या सरकार को सऊदी अरब को उसकी नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए परमाणु सामग्री और तकनीक देने की अनुमति देता है। और फिर हर एक संवेदनशील तकनीक का स्थानांतरण बाद में अलग से जांचा जाता है। ये सब 123 समझौते के अनुसार होता है।
लेकिन रियाद को यूरेनियम संवर्धन की सैद्धांतिक अनुमति देना पहले की पूरी अमेरिकी नीति का उल्लंघन है। समझने के लिए ये कोई ऐसी डील नहीं है जो बस कल अचानक आसमान से टपक पड़ी हो। नहीं, इसे 15 साल से अधिक समय से तैयार किया जा रहा था। पूरी प्रक्रिया समझने से साफ होगा कि यह समय क्यों चुना गया। ये सब बहुत पहले 2008 में शुरू हुआ था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ने परमाणु क्षेत्र, चिकित्सा, उद्योग और बिजली उत्पादन में सहयोग के इरादे से पहला समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। उस दस्तावेज में सऊदी लोगों ने लिखा था कि वे बाजार से परमाणु ईंधन खरीदना चाहते हैं, अपने देश में यूरेनियम समृद्ध नहीं करना। 2017 में सऊदी अरब साम्राज्य ने परमाणु ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी। यानी ये बड़े और छोटे रिएक्टरों का निर्माण करने की योजनाएं हैं, ताकि बिजली उत्पादन और समुद्री जल को मीठा करने का काम किया जा सके। एक रेगिस्तानी देश के पास जो तेल पर निर्भर है, इसका एक तार्किक कारण है, यानी तेल को निर्यात के लिए और पैसे कमाने के लिए बचा कर रखना चाहिए। देश में ऊर्जा और पीने के पानी की जरूरतें शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा से पूरी हो सकती हैं, यानी परमाणु बिजली घर बनाकर वहीं से ऊर्जा लेना, न कि सारा तेल इसमें खर्च करना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह और भी स्पष्ट होता गया कि सऊदी सिर्फ परमाणु बिजली घर ही नहीं, बल्कि खुद यूरेनियम संवर्धन का अधिकार भी चाहते हैं। यही वो मुख्य बात है जिसे युवराज मोहम्मद बिन सलमान, असल शासक, कई सालों से दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिलते हैं तो सऊदी अरब भी वही कोशिश करेगा। उदाहरण, अगर वे परमाणु बम हासिल करते हैं तो हमें भी चाहिए। यही असली मुद्दा है। सऊदी लोग अपने मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी ईरान की ओर देखते हैं और वे बिना हथियारों के नहीं रहना चाहते, खासकर जब अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। और ये सब एक बड़े त्रिपक्षीय योजना का हिस्सा था। सऊदी अरब को आधिकारिक रूप से इजराइल को मान्यता देनी थी और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने थे, और बदले में उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी और परमाणु कार्यक्रम में सहायता मिलती। तब 2024 में ही अमेरिकी सेनेटर बस खतरे की घंटी बजा रहे थे और मांग कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई डील करनी ही है तो सऊदी लोगों को लिखित रूप से यूरेनियम संवर्धन से इनकार करना होगा, वरना यह पूरी वैश्विक हथियार नियंत्रण प्रणाली को कमजोर कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप के समय अक्टूबर 2025 में अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ट्रिस राइट ने घोषणा की कि बातचीत पूरी हो चुकी है। आगे उनकी उद्धरण है, हमने शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग पर समझौता किया है, साथ ही द्विपक्षीय गारंटी संबंधी समझौतों पर भी सहमति बनी है। हम साझेदारी को विकसित करना चाहते हैं, अमेरिकी परमाणु तकनीक को सऊदी अरब में लाना चाहते हैं और अप्रसार के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता बनाए रखना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार समझौते का पाठ अक्टूबर 2025 में ही अंतिम रूप दिया गया था। तब से वो दस्तावेज पड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। यही सबसे दिलचस्प है। CNN जिस वजह की ओर इशारा करता है वह हैरान करने वाली है, और ट्रंप ने जैसे खुद को ही यहां फंसा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय ईरान के साथ युद्ध कर रहे हैं और वह इस युद्ध को एक मुख्य तर्क के साथ सही ठहराते हैं। उनका कहना है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इससे परमाणु बम बन सकता है। अमेरिका ईरान के कारखानों पर बमबारी कर रहा है ताकि ईरान के यूरेनियम संवर्धन को रोका जा सके। और ठीक इसी समय एक ऐसा दस्तावेज साइन करना जो सऊदी अरब को भी यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देता है। लेकिन ये तो खुला हुआ दोहरा मापदंड है, यानी एक हाथ से आप ईरान पर यूरेनियम संवर्धन के कारण बमबारी कर रहे हैं और दूसरे हाथ से आप पड़ोसी राजशाही को वही करने की इजाजत दे रहे हैं। वैसे रूसी मीडिया ने पहले ही ये नोट कर लिया है कि ये सौदा रियाद को ईरान जैसे यूरेनियम संवर्धन तक पहुंच देता है। मतलब ईरान से युद्ध है क्योंकि नहीं कर सकते, लेकिन सऊदी अरब से दोस्ती है क्योंकि कर सकते हैं। अंतर बस इतना है कि एक देश अमेरिका का विरोधी है, दूसरा सहयोगी। दूसरी वजह देरी की है कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस कानून के अनुसार डील साइन करने के बाद व्हाइट हाउस को इस सौदे को 90 दिनों के लिए कांग्रेस के पास भेजना होता है ताकि समीक्षा हो सके,
और वहीं ये अटक सकती है। अमेरिकी कांग्रेस संयुक्त अस्वीकृति प्रस्ताव पास कर डील को ब्लॉक कर सकती है और कांग्रेस में सऊदियों को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देने के विचार को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। इसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही शामिल हैं। तो फिलहाल ये डील अधर में लटकी हुई है, यानी इस पर सहमति तो बन गई है लेकिन लागू नहीं हुई है। ट्रंप शायद किसी उपयुक्त राजनीतिक मौके का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि ईरान की हार या युद्ध का कोई भी अंत। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, इस पूरी कहानी में इजराइल भी शामिल है, क्योंकि इजराइल के लिए भी इसमें इनाम है। ये सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों का सामान्यीकरण है। मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है। सऊदी अरब, जो इस्लाम के मुख्य पवित्र स्थलों की संरक्षक है, आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं देती और उसके साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं रखती। अगर रियाद इजराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता दे देता तो यह एक ऐतिहासिक सफलता होती, क्योंकि सऊदी अरब के बाद पूरा अरब और मुस्लिम जगत भी उसी राह पर चल पड़ता। ये तथाकथित अब्राहम समझौतों की एक कड़ी है, यानी 2020 की उन संधियों की श्रृंखला जिनके तहत इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ संबंध स्थापित किए। चौथा सूडान था। सऊदी अरब द्वारा इजराइल की मान्यता लंबे समय से उसकी बड़ी महत्वाकांक्षा रही है। सऊदी जानते थे कि यह मुद्दा सौदेबाजी के लिए है और उन्होंने ऐसा किया। यही विनिमय की योजना बनी। अमेरिका सऊदी अरब को परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा की गारंटी देगा, बदले में सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देगा। इजराइल को अरब देशों के नेता के साथ ऐतिहासिक शांति मिलती है, पर इसी में इजराइल के सामने कठिन दुविधा आती है, क्योंकि एक तरफ इजराइल सऊदी अरब से मान्यता पाने के लिए बेताब है, वहीं उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि इस मान्यता की कीमत उसके पड़ोस में यूरेनियम संवर्धन वाले परमाणु कार्यक्रम के रूप में चुकानी पड़े। संवर्धन तकनीक, मैं दोहराता हूं, परमाणु बम का रास्ता है। और इजराइल की सैन्य नीति दशकों से इसी पर आधारित रही है कि इजराइल इस क्षेत्र में एकमात्र परमाणु शक्ति है और मध्य पूर्व में किसी और के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। और अब इजरायली राजनेता और सुरक्षा विशेषज्ञ खुलेआम नेतन्याहू सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि उसने यह सख्त शर्त क्यों नहीं रखी कि सहयोग तभी होगा जब सऊदी अरब यूरेनियम संवर्धन छोड़े। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। कार्नेगी सेंटर के अनुसार बाइडेन के समय में ही इजरायली परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञ चुपचाप अमेरिकियों के साथ एक समझौता विकल्प पर काम कर रहे थे, यानी यूरेनियम संवर्धन सऊदी अरब में हो सकता है, लेकिन वह पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में होना चाहिए, ताकि इस प्रक्रिया पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जा सके। इजराइल ने तो इस स्थिति से निकलने के लिए अपना चतुर समाधान भी पेश की थी। मतलब क्यों न संयुक्त राज्य अमेरिका यूरेनियम संवर्धन का अधिकार ही ना दे, और क्यों न वे सऊदी अरब के साथ दक्षिण कोरिया की तरह एक पूर्ण रक्षा समझौता कर ले और अपने परमाणु छाते के तहत पूरे सऊदी अरब को ले ले। ऐसे में सऊदी अरब को खुद यूरेनियम संवर्धन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक यह विचार अधर में लटका हुआ है, एक और समस्या है जिसने सब कुछ रोक दिया है, गाजा पट्टी में युद्ध। क्योंकि जब तक इजराइल गाजा पट्टी में लड़ रहा था, सऊदी अरब के लिए उसे मान्यता देना राजनीतिक रूप से असंभव हो गया। अरब जनता इसका कड़ा विरोध कर रही है और मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये एक आंतरिक खतरा है। तो पूरी व्यवस्था, यानी इजराइल को मान्यता देने के बदले परमाणु कार्यक्रम, फिलहाल फिलिस्तीनी मुद्दे की वजह से अटक गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस कहानी से एक क्षेत्र में ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे मध्य पूर्व को पहचानना मुश्किल होगा। अगर सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिल जाती है तो इससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है, पूरे मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की दौड़। देखिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। संयुक्त अरब अमीरात ने 2009 में यूरेनियम संवर्धन न करने की कड़ी शर्त मान ली। उन्हें परमाणु कार्यक्रम मिला, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि यूरेनियम संवर्धन नहीं करेंगे। लेकिन उनके समझौते में एक छोटी सी शर्त है कि उनकी शर्तें क्षेत्र के अन्य देशों से कम फायदेमंद नहीं होनी चाहिए। तो अमीरात वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने यह शर्त लिखवा ली कि हमारी परमाणु कार्यक्रम बहुत शानदार है, लेकिन एक बार फिर समझौते की शर्तें क्षेत्र के अन्य देशों से कम फायदेमंद नहीं होनी चाहिए।
सीधे शब्दों में कहें तो अगर सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दी जाती है, संयुक्त अरब अमीरात को पूरा हक है कि वे अपने लिए भी ऐसे अधिकार मांगे जिससे उनकी शर्तें पड़ोसी से कम ना हों। संभवतः अमीरात ये मांग करेंगे, फिर तुर्की और मिस्र की बारी आएगी। विशेषज्ञ एक स्वर में चेतावनी देते हैं कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी वर्षों पुरानी अप्रसार नीति से पीछे हटता है और सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन का रास्ता खोलता है, तो तुर्की और मिस्र भी ऐसी ही तकनीकों के लिए रूस या चीन का रुख कर सकते हैं, जो उन्हें खुशी खुशी ये तकनीकें उपलब्ध करा देंगे। तब यह क्षेत्र सीधे परमाणु होड़ में फिसल जाएगा। जरा ये तस्वीर कल्पना कीजिए, ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, सऊदी अरब यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और मिस्र भी यही मांग कर सकते हैं। ये सभी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी मध्य पूर्व के 5-6 देश परमाणु हथियार से बस एक कदम दूर रह जाएंगे। ये तो किसी भी सुरक्षा विशेषज्ञ के लिए एक डरावना सपना है। अभी एक समस्या है, वो है ईरान, जो परमाणु बम बनाने के करीब है, और अगर ऐसे 5-6 देश हो जाएं, तो बस एक गलती या एक तख्ता पलट काफी है। इसलिए कृपया, मध्य पूर्व पहले से ही इसी के लिए बदनाम है और परमाणु सामग्री गलत हाथों में जाती है। आगे क्या करना है पता नहीं, लेकिन अहम बात सिर्फ यही नहीं है। और ईरान क्या जवाब देगा, यानी वो देश जिसकी परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका अभी बमबारी कर रहा है, वो क्या जवाब देगा? तेहरान को यहाँ प्रचार का एक आदर्श तोहफा मिल जाता है। ईरान हमेशा पूछता है कि हमें यूरेनियम संवर्धन करने की अनुमति क्यों नहीं, जबकि दूसरों को है। ईरान वर्षों से कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और यूरेनियम संवर्धन करना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि के तहत उसका कानूनी अधिकार है। अब अगर अमेरिका अपने सहयोगी यानी ईरान के प्रतिद्वंदी को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दे, तेहरान के पास मजबूत तर्क है, यानी समस्या परमाणु कार्यक्रम में नहीं थी। अमेरिका हमें सिर्फ इसलिए नष्ट करना चाहता था क्योंकि हम उन्हें पसंद नहीं हैं, और वे इसे अपने प्रचार में शामिल करेंगे। इसके अलावा सऊदी खुद भी इसे स्वीकार करते हैं। वे सीधे तौर पर ईरान को एक उदाहरण के रूप में पेश करते हैं, यानी अगर ईरान ने कड़ी से कड़ी पाबंदियों के बावजूद यूरेनियम संवर्धन बनाए रखा, तो रियाद को भी पूरा परमाणु ईंधन चक्र रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। ईरानी कार्यक्रम सऊदी अरब के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को सही ठहराने का बहाना बन गया है। ईरान के लिए यह सौदा दोहरा झटका है, लेकिन दोहरी संभावना भी है, क्योंकि सऊदी अरब, जो उसका मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी है, महाशक्ति से परमाणु तकनीकें हासिल कर रहा है। संभावना है क्योंकि इससे ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की नैतिक स्थिति कमजोर होती है। अमेरिका ईरान से शून्य संवर्धन की मांग कैसे कर सकता है और इसके लिए उस पर बमबारी कैसे कर सकता है, जब वह उसी समय सऊदियों को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दे रहा है? यही सबसे बड़ी दुविधा होगी। नतीजा यह है कि अमेरिका, जो आधी सदी से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने का प्रहरी रहा है और अभी ईरान पर यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए बमबारी कर रहा है, अब शायद सऊदी अरब को यही यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देने का समझौता बना रहा है। पूरी अमेरिकी इतिहास में पहली बार अमेरिका अपने किसी साझेदार के लिए ऐसा अपवाद कर रहा है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, 2023 में याद दिला दूं, सऊदी अरब ने चीन की मध्यस्थता में ईरान के साथ शांति की थी और राजनयिक संबंध बहाल किए थे। तब पहली बार चीन ने अमेरिका के क्षेत्र में दखल दिया था। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सबसे अमीर राजशाही और उसकी सैकड़ों अरब डॉलर की निवेश उनके साथ जुड़ जाए। इजरायल के लिए यहाँ स्थिति जटिल है, क्योंकि इजरायल सऊदी अरब की मान्यता पाने और इस जोखिम के बीच झूल रहा है कि उसी के पास परमाणु हथियार आ सकते हैं। लेकिन अभी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। ये ईरान के साथ उसी युद्ध और अमेरिकी कांग्रेस के विरोध के कारण अटका हुआ है। ये समझौता तैयार है और अपने समय का इंतजार कर रहा है। यही बहुत कुछ कहता है। यहाँ मैं 3 बिंदु लगाता हूँ। अपनी राय कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई किसी भी लिंक या डिटेल्स के जरिए डोनेट कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।